हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अब आपका पेपर नज़दीक ही आ रहा है, कभी भी पेपर हो सकता है, इससे अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अच्छे से पूरी तरह कीजिए ताकि आप एक बार में ही नेट और जेआरएफ क्लियर कर ले। ओके फ्रेंड्स, और हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स नई समीक्षा जो साहित्य शास्त्र इकाई 3 में है, और इसके मैं 2 पार्ट डाल चुकी हूँ और आपने अगर वो नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद साहित्य शास्त्र इकाई 3 जो है वो फिनिश हो जाएगी। इसका 1-2 पॉइंट और बचे हैं, 1-2 टॉपिक, वो मैं आपको करा दूँगी, रूसी रूपवाद वगैरह। सो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जो संडे को वीडियो डाली थी मैंने आपके लिए वैकल्पिक प्रश्न की, उसमें 23 और 29 क्वेश्चन का आंसर वही है जो मैंने ऑप्शन में बताया था आपको, जो पहले वीडियो में बताया था। तो ये मैं कल बताना भूल गई थी आपको। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो ये शब्द नई समीक्षा है, इसमें जो है जितने भी इसमें हमारे वो आए हैं सिद्धांत, वो पढ़ेंगे। कि सबसे पहले इसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स कि जो ये भाषा विश्लेषण के द्वारा कृति के केंद्र के आलोकन पर है, कि किंतु इस आलोकन के लिए सभी में अलग अलग मार्ग अपनाए गए हैं। इसमें कई सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। सबसे पहले इसमें शब्द विधान है। शब्द विधान किसका है? रैनसम ने शुरू किया था। ये किसने शुरू किया था फ्रेंड्स शब्द विधान? रैनसम ने शुरू किया था शब्द विधान। सबसे पहला इसका नई समीक्षा का सिद्धांत है, इसको शुरू करने वाले थे रैनसम। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रैनसम है, इन्होंने क्या कहा है कि शब्द विधान और अर्थ विधान, इन दोनों का नाम जो है वो कविता है। इन दोनों की जो अन्विति है उनका नाम कविता है। शब्द विधान में क्या होता है? विशेषकर काव्य के शब्द विधान में असंबद्ध स्थानिकता रहती है। स्थान या क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्द या अन्य स्थान या क्षेत्र में अर्थ संदर्भ बदल देने के कारण कठिनाई उत्पन्न करता है और काव्य शास्त्र का कोई एक रूप निर्मित नहीं हो पाता। रैनसम ने विषय वस्तु की दृष्टि से काव्य को वस्तु काव्य और विचार काव्य में विभाजित करने के बाद यही माना कि वस्तु काव्य का उद्भव विचार के रूप में होता है। यही विचार क्या हो जाता है? बिंब रूप में उभरता है और सृजन प्रक्रिया के दौरान विचार बिंब में बदल जाता है। इसी बिंब विधान को रैनसम शब्द विधान और बिंब के कारणभूत विचार को अर्थ विधान कहते हैं। रैनसम का जो अर्थ विधान है उससे क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स? उससे यही अभिप्राय है कि शब्द विधान से कविता को कलात्मक सौंदर्य प्रदान करने वाले सभी तत्वों से रैनसम ने शब्द विधान को ही काव्य सौंदर्य का पर्याय माना। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सचर्स और स्ट्रक्चर की अन्विति का नाम कविता है। टेक्सचर्स को शब्द विधान कहा गया है और स्ट्रक्चर को अर्थ विधान कहा गया है। तो रैनसम ने इन 2 वर्डों को लेकर इस शब्द विधान की सिद्धांत को बनाया है। और भामा ने क्या कहा है? भामा ने शब्द और अर्थ, भामा ने क्या कहा है फ्रेंड्स? ये देख लीजिए। भामा ने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य माना है, और पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। और रामचंद्र शुक्ल है फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। रैनसम जो है उन्होंने यही विरोध, उनका जो विरोध नहीं हुआ इस बारे में, तो इन्होंने यही बताया कि जो शब्द विधान का जो सिद्धांत है रैनसम का, इसका कोई विरोध नहीं हुआ। समर्थ कवि द्वारा प्रयुक्त विशेष शब्द ही रैनसम की दृष्टि में काव्य के सौंदर्य का जनक है। तो रैनसम की स्थापना से किसी को भी विरोध नहीं हुआ, तो यही सिद्धांत सही माना गया। दूसरा सिद्धांत नई समीक्षा का कौन सा है फ्रेंड्स? प्रतीकात्मक व्यापार। कौन सा है? प्रतीकात्मक व्यापार।
ये किसने शुरू किया? केनेथ बर्क ने। किसने शुरू किया? केनेथ बर्क ने। इन्होंने क्या कहा? भाषा के प्रतीक व्यापार को इतना महत्व दिया कि उनके द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक व्यापार ने एक विशेष अर्थ संदर्भ प्राप्त कर लिया। किसने दिया महत्व? केनेथ बर्क ने। उनके विचार से कविता शाब्दिक क्रिया है और शाब्दिक क्रिया प्रतीकात्मक व्यापार रूप है। कवि किसी शब्द का कोशगत अर्थ में प्रयोग नहीं करता, वह शब्द का संदर्भगत प्रयोग करके नया अर्थ पैदा कर देता है और अपने कार्य से प्रतीक अर्थगत जटिलता को सरलता और व्यवस्था प्रदान करता है। प्रतीक के अनेक रूपों में भाषा के भीतर सक्रिय रहता है, कभी सुप्त अनुभूति के प्रेरक के रूप में, कभी परिस्थिति की व्याख्या के रूप में। प्रतीक एक ऐसा बिंब है जो संदर्भ के साथ जुड़कर काव्य भाषा में नया अर्थ उत्पन्न कर देता है। तो ये प्रतीकात्मक व्यापार किसने शुरू किया? किसका सिद्धांत है? केनेथ बर्क का। तीसरा कौन सा है? तनाव। तनाव किसका है? एलन टैट का। तनाव किसका है फ्रेंड्स? एलन टैट का। किसका है फ्रेंड्स? एलन टैट। एलन टैट ने क्या कहा? जो एलन टैट है उसने कहा टेंशन इन पोएट्री, एक निबंध था इनका अनेक कविताओं में जिन्हें हम सामान्य रूप में, उसमें निबंध में इन्होंने कहा है कि जो अनेक कविताओं में जिन्हें हम सामान्य रूप में सत्काव्य समझते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी कविताओं में भी जिनकी हम उपेक्षा करते हैं, कुछ ऐसे सामान्य तत्व मिलते हैं जो कविता को बारीकी से समझने के लिए उस अकेले गुण के नाम संधान के लिए प्रेरित करते हैं, जिसे मैं तनाव कहूँगा। किसने कहा? ये एलन टैट ने। तो एलन टैट ने तनाव को एक ऐसा गुण माना जिसमें काव्य सौंदर्य की गहराई को समझा जा सकता है। एक अच्छी कविता उस समस्त गुणों की अन्विति है जो अपने भीतरी तनाव और बाहरी तनाव दोनों से नया सौंदर्य पैदा करती है। टैट ने तनाव शब्द तर्कशास्त्र से लिया है। कहाँ से लिया है फ्रेंड्स? टैट ने तनाव शब्द तर्कशास्त्र से लिया है और काव्य सृजन में उसका प्रयोग विशिष्ट रूपक के अर्थ में किया। तनाव के दो रूप है। कौन कौन से फ्रेंड्स? तनाव के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक भारी रूप है और एक भीतरी रूप है। भारी रूप में क्या आता है फ्रेंड्स? इसमें ये पूरा आ जाएगा, इसको अच्छे से आप खुद भी पढ़ लेना। तो भारी में जो है, भारी को एक्सटेंशन कहते हैं, भीतरी को इंटेंशन कहते हैं। भारी तनाव कविता की वह विचार मूलक गति है जो आरंभ से अंत तक देखने को मिलती है। और भीतरी तनाव का अर्थ क्या है? कवि में भीतरी भाव विचार क्रिया के अनवरत विकास स्थिति। भारी तनाव कविता का वाच्यार्थ है और भीतरी तनाव उसका लक्ष्यार्थ। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा आपको। एक सीमा में भारी तनाव कविता का विचार है और भीतरी तनाव कविता में सृजित बिंब है। तो भीतरी तनाव शब्द विधान है और भारी तनाव अर्थ विधान है। अब ये टैट का विचार क्या है इसमें? टैट ने ये जो कहा है, आप इसमें फ्रेंड्स ये खुद पढ़ लेना, मैंने मेन आपको बता दिया है। ये कॉलेज से मिलता जुलता सिद्धांत है, इनका कॉलेज का जो कल्पना सिद्धांत है उससे मिलता जुलता है। तो आप ये देख लेना, ये वाला पैराग्राफ खुद पढ़ लेना। ज़्यादा पढ़ने से फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाता है। मैं मेन आपको समझाने के लिए पढ़ाऊँगी सिर्फ। अब चौथा सिद्धांत कौन सा है? भंगिमा का सिद्धांत। ये किसने का, इसका ये किसका सिद्धांत है? भंगिमा। भंगिमा है R.P. ब्लैकमर का। किसका है? R.P. ब्लैकमर। ये ब्लैकमर का है। इन्होंने क्या कहा है इसमें? इन्होंने कहा है कविता के रचना तंत्र में भंगिमा की भूमिका प्रमुख होती है। उनका प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? लैंग्वेज एज जेस्चर। कौन सा है इनका? मैं इसको रब कर देती हूँ फ्रेंड ताकि आप अच्छे से समझ जाए। इसका प्रमुख जो इसका निबंध है वो है लैंग्वेज एज जेस्चर। इसमें में क्या कहा है इन्होंने? इसी भंगिमा के महत्व को स्थापित किया है इसमें इन्होंने। और उनके अनुसार क्या है? भाषा शब्द रूप है, भंगिमा रूप है। शब्दों की भाषा से भंगिमा ऐसे जुड़ी है जैसे वृक्ष से जड़। यदि भाषा रूपी वृक्ष की जड़ों को काटते हैं तो आपको मरियल असक्त मूल विहीन भाषा मिलेगी। भाषा का सृजन में श्रेष्ठ प्रयोग भंगिमा पर ही निर्भर करता है।
ब्लैकमोर ने स्थापत्य, मूर्ति चित्र, नृत्य, अभिनय, संगीत सभी ललित कलाओं में भंगिमा के महत्व की और ध्यान दिलाया। इसमें इन्होंने काव्य में भंगिमा बताई है। कौन कौन सी बताई है इन्होंने, ये सारी इधर आ गई है। ये 4 इन्होंने पाठ करे हैं इसके। पहला है पुनरावृत्ति के रूप में, जैसे किंग लियर नाटक में नेवर 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 नेवर, कभी नहीं कभी नहीं। नेवर मतलब कि फ्रेंड्स, नेवर मतलब कभी नहीं, तो कभी नहीं को इन्होंने नाटक में कहा है किंग लियर में, नेवर 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 नेवर। तो दूसरा है प्रतीक रूप। प्रतीक रूप में क्या है, जैसे धूमिल की कविता है मोची राम का कथन, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। तीसरा है श्लेष रूप में, ये भंगिमा जो बताई गई फ्रेंड्स उसके बारे में बता रखा है। ये ध्वनि तत्वों और अर्थ तत्वों के संश्लेष का काम भंगिमा करती है। चौथा क्या है, कथा वस्तु, छंद और टेक के रूप में भंगिमा अर्थ को गति प्रदान करती है। ब्लैकमोर ने भंगिमा को साहित्य के सभी उपकरणों की वाहक भाषा में अर्थ और गति माना है। तो फ्रेंड्स, ये भंगिमा को इन्होंने 4 रूपों में कहा है, एक तो नाटक में, एक प्रतीक रूप में, एक श्लेष रूप में और चौथा कथा वस्तु, छंद और टेक के रूप में। तो ये भंगिमा है और ये RP ब्लैकमोर का है सिद्धांत। ये नई समीक्षा में है, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स ये सिद्धांत किसका है, तो इसलिए मैं आपको नाम बता रही हूँ। 5वां सिद्धांत है नई समीक्षा का विरोधाभास। ये किसका है, क्लिंट ब्रूक्स का है। ये क्लिंट ब्रूक्स इसके निर्माता है। तो अभी इसको देख लीजिए आप आगे। इसमें क्या कहा गया है, जो क्लिंट ब्रूक्स है उन्होंने कई कविताओं का पाठ विश्लेषण किया और यही विश्वास किया, उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि जो भाषा है वो विरोधाभास की भाषा है। कविता की भाषा कौन सी है, विरोधाभास की भाषा है। अपने प्रसिद्ध निबंध में द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, इनका प्रसिद्ध निबंध कौन सा है, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। इसमें उन्होंने क्या कहा कि कविता के लिए सबसे उपयुक्त भाषा विरोधाभास की भाषा है। विज्ञान के सत्य के लिए ऐसी भाषा आवश्यक है जिसमें विरोधाभास की रंच मात्र छाया ना हो, किंतु जीवन के जिस गहन सत्य का खुलासा कवि करता है उस सत्य पर विरोधाभास की भाषा के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। सच्ची कविता की सृष्टि विरोधी प्रतीत होने वाली स्थिति परिस्थिति की टकराहट से ही होती है। भाषा में विरोधी उक्तियाँ नैसर्गिक रूप में उपजती है और इनमें भाषा की लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यापार सक्रिय रूप होता है। इनका कवि के शब्द निरंतर अर्थ का संशोधन करते हैं और कोशगत अर्थों के अतिक्रमण में ही उनकी शक्ति निखरती है। भाषा में विरोधाभास का गुण सटीकता और संक्षिप्तता लाता है जिसे किसी अन्य तरह से पाया नहीं जा सकता। विडंबना और साहचर्य इस विरोधाभास के सहचर हैं। विरोधाभास या तो आश्चर्य पर आधारित होगा या विडंबना पर, या फिर दोनों तत्व एक साथ हो सकते हैं। तो क्लिंट ब्रूक्स ने क्या कहा, रोमानी कविता में विरोधाभास आश्चर्य पर आधारित है। रोमानी कविता में विरोधाभास किस पर आधारित है, आश्चर्य पर, जबकि नवशास्त्रवादी कविता का आधार क्या है, विडंबना। तो रोमानी का क्या है, विरोधाभास। तो ये सारा इसमें आ गया फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लेना इसको। नवशास्त्रवादी का विडंबना आधार है। सॉरी फ्रेंड्स। अब छठा देख लेते हैं हम। छठा है अनेकार्थकता। ये सिद्धांत किसका है, ये विलियम एमसन का है। इनकी पुस्तक कौन सी है, सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी। सॉरी फ्रेंड्स। तो जो इनका जो अर्थार्थ मतलब जो श्लेष है उसके 7 प्रकार इन्होंने बताए हैं। अनेकार्थक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। और एम्बिग्विटी का मूल शब्दार्थ क्या है, द्विअर्थकता, अर्थ और अर्थ विस्तार से अर्थ। अनेकार्थकता और अर्थ विडंबना। जो फिलिप व्हील राइट ने क्या कहा है, एम्बिग्विटी शब्द में अर्थगत उलझाव को लक्ष्य करते हुए इसके स्थान पर क्या नाम दिया है, इन्होंने क्या नाम दिया है इसके स्थान पर, एम्बिग्विटी के स्थान पर ये दिया है प्लूरिसिग्नेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुसांकेतिकता। उनका तर्क क्या है, काव्य के चमत्कार या सौंदर्य के संदर्भ में संदेहवाचक शब्द के स्थान पर भावात्मक अर्थ के बोधक शब्द का प्रयोग ही उचित है।
अनेकार्थकता के बारे में एमसन का क्या मत है फ्रेंड्स? उन्होंने बोला है, बोलचाल की सामान्य भाषा में अनेकार्थकता का आशय सर्वथा स्पष्ट है। कोई भी शब्द अनेकार्थक माना ही तब जाएगा जब उसमें अनेक अलग अलग अर्थ छायाएं साफ साफ फुटती हो। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने 7 प्रकार की इन्होंने अनेकार्थक बताए हैं। ये 7 इसके पॉइंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। इसमें पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि अनेकार्थकता के उन्होंने 5 भाग करे हैं। पहला है समान धर्म की तुलना, दूसरा विषमता का आभास, तीसरा तुलनात्मक विश्लेषण, चौथा रूपक और पांचवा लय परिवर्तित अर्थ। दूसरा क्या है इन्होंने बताया है, जहां 2 शब्द तथा वाक्य के 2 या 2 से अधिक अर्थ एक ही में ही समाहित हो जाते हैं। एमसन ने इसके उदाहरण में शेक्सपियर की चतुर्दश पदियाँ प्रस्तुत की, क्योंकि उनकी अनेकार्थकताओं के विश्लेषण और समझने की प्रक्रिया में आनंद आता है। तीसरा इन्होंने क्या बताया, ऐसे 2 विचारों को एक ही शब्द के द्वारा एक ही साथ व्यक्त कर दिया जाता है, जो संदर्भगत संगति के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये भारतीय काव्यशास्त्र में श्लेष है। अनेकार्थक क्या माना गया है? श्लेष को माना गया है। चौथा पॉइंट है, अनेकार्थक वहाँ होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक अर्थ परस्पर मेल खाते हो, किंतु सब मिलाकर रचनाकार की जटिल मन स्थिति का अभिव्यक्त कर रहे हो। पांचवा क्या है, रचनाकार सृजन प्रक्रिया में अपने विचार व्यक्त तो करता चलता है, उसके मस्तिष्क में वे विचार पहले से स्पष्ट रूपरेखा नहीं रखते। वहाँ ऐसे सादृश्य की योजना होती है जो ठीक से किसी के साथ लागू नहीं होता। छठा क्या है फ्रेंड्स, जहाँ वक्तव्य स्वयं संकेत नहीं करता, वक्तव्य का चमत्कार पर्याय शब्दों, असंबद्ध कथनों, विरोधी स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, शेक्सपियर के नाटक हैं ट्राइलस एंड कैसिडा में कैसिड की उक्ति, किंतु आप तो चतुर है, अथवा यूँ कहें कि आप प्रेम नहीं करते, क्योंकि अगर आप चतुर है तो प्रेम नहीं कर सकते। विरोधी स्थिति के कथन में अनेकार्थकता है। 7वां पॉइंट क्या है अनेकार्थकता का, जहाँ शब्द विशेष के 2 अर्थ या अनेकार्थकता 2 मूल्य संदर्भ के द्वारा निर्धारित 2 परस्पर विरोधी भावों की इस प्रकार विवेचना करते हो कि समग्र प्रभाव लेखक के मानस में विद्यमान मूलभूत अंतर्विरोध को स्पष्ट करने में लग जाता है। तो ये अनेकार्थकता में जो है व्यक्ति का अवचेतन बोलता है। अनेकार्थकता में क्या होता है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति के अवचेतन मन होता है, कभी कुछ बोलता है, वही माना गया है। अब क्रेन बुक्स जो है और जो एमसन है, इन दोनों का विचार जो है वो क्रेन बुक्स और विमसार्ट दोनों का विचार एमसन के अनेकार्थक सिद्धांत को लेकर बना है। तो ये आप इसको आगे खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा इसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। इसका लिंक अगर आपको पीडीएफ निकालने में फ्रेंड्स दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका तरीका बता दूँगी। वैसे आप इसको जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपनी ईमेल से कनेक्ट करके मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं, फिर मैं आपके लिए वो ओपन कर दूँगी, आपको वो आराम से आप पढ़ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसकी नई समीक्षा के जो है इसकी प्रवृत्तियाँ बता देती हूँ, जो इसकी विशेषताएं हैं मेन कौन कौन सी है। इसके सिर्फ मैं आपको नाम बताऊँगी, बाकी आप इसको खुद पढ़ लेना। पहली जो इसकी विशेषता है वो कौन सी है फ्रेंड्स, विशेषता और प्रवृत्तियाँ एक ही होती है। पहली है नई समीक्षा की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उसमें सबसे पहली कौन सी है, कृति का पाठ, विश्लेषण अथवा केंद्र का आलोकन। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है कविता या कलाकृति को अखंडता में देखने का प्रबल आग्रह। पहली क्या है, कृति का पाठ, विश्लेषण अथवा केंद्र का अवलोकन, और दूसरी क्या है, दूसरी है कविता या कलाकृति को अखंडता में देखने का प्रबल आग्रह। और तीसरी क्या है, तीसरी है काव्य भाषा की सृजनात्मकता और विश्लेषण। थोड़ा फ्रेंड्स इसमें मिसप्रिंट था मेरी बुक में, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वैसे समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा सा आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा है काव्य भाषा की सृजनात्मकता और विश्लेषण।
इसमें जो है रैंसम का शब्द विधान वगैरह आ जाएगा, आप इस भंगिमा वगैरह, भंगिमा सिद्धांत ये सब आ जाएगा इस वाले में, तीसरे वाले में। आप फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, काव्य में परंपरा के प्रति लगाव। इसमें थोड़ा सा ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत वगैरह आ जाएगा, तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट बता रही हूँ। रूपवाद आ जाएगा इसमें, तो ये आप सारा खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स अच्छे से समझ के। मैं इसकी पॉइंट बता देती हूँ और किस में क्या आ रहा है ये सब बता रही हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो 5वां है उसमें क्या है फ्रेंड्स, 5वें में है पैराफ्रेजिंग या पदान्वय का विरोध। पैराफ्रेजिंग या पदान्वय का विरोध, इसमें रूपक, वक्रता, प्रतीक, लय, छंद वगैरह आ जाएंगे, विरोधाभास वगैरह सिद्धांत ये सारे इसमें आ जाएंगे। और छठा जो है इसमें क्या आएगा, छठे में है कविता और विज्ञान की पृथकता पर दृष्टिपात। इसमें 20वीं शताब्दी में जो विज्ञान ने दस्तक दी थी उसके बारे में सारे ये अब आप आ जाएंगे, सारे पढ़ लेना आप जो भी हैं। और ये 7वां है, 7वें में सर्जक और आलोचक की बेजोड़ मिसाल, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद पढ़ लेना। इसमें जो है सारी कृतियाँ भी आई हैं। ये इसमें आई रिचर्ड्स आया सबसे पहले। आई रिचर्ड्स की जो है इन्होंने क्या बताया है कि जो आलोचक व्यक्तित्व के नीचे दब अवश्य गया है, किंतु वे कवि और एवं नाटककार हैं। उनकी रचनाओं में क्या है, गुड बाय अर्थ एंड अदर पोइट्स 1956, ये इनकी कृतियाँ है आई रिचर्ड्स की जो है। और टुमारो मॉर्निंग फास्टर ये है, ये आप इनकी पढ़ लेना कृतियाँ, इनको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत पूछी जाती हैं। और ये 3 बताई गई है। इनफॉर्मल कॉमेडी ये आई रिचर्ड्स की है, और आगे इसकी जॉन कॉरेंसम की है। जॉन कॉरेंसम की ये बुक है सारी, आप फ्रेंड्स मैं आपको वैसे ही अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर आपको नज़र नहीं आएगा। इस पूरे पैराग्राफ में सारी कृतियाँ दी गई है, मैं थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। ये सबसे पहले आई रिचर्ड्स की है, गुड बाय अर्थ एंड अदर पोएम्स 1956। नाटक में है टुमारो मॉर्निंग फास्टर एंड इनफॉर्मल कॉमेडी 1962। और जॉन कॉरेंसम की है, अमेरिका के कवि हैं ये, इनकी जो काव्य संग्रह है उसमें है चिल्स एंड फीवर्स 1924। और केनेथ बर्ग की कविता कहानी संग्रह है, उन्होंने लिखा है कई विधाओं में। और एलन टैट की कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे ये। और इनका कविता संग्रह पोएम्स है 1960। उपन्यास दी फादर्स काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इव्योर विंटर्स, ब्लैकमैन, वारेन, एम्सन ये सभी क्या थे, सर्जक थे। और इनका जो सर्जन प्रक्रिया है वो अनुभव से गुजरने के कारण इनको आलोचकों की आलोचना में एक ताजगी है। एलियट की समीक्षात्मक निबंधों का सृजनात्मक आलोचना ने पश्चिम में जैसे विचारों का प्रकाश फैलाया है, ऐसे ही हिंदी आलोचना में अगे, गजानन माधव मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, इन्होंने यहाँ पे आलोचना और सृजन के योग से नई उद्भावनाएं प्रस्तुत की है। अब 8वां क्या है फ्रेंड्स, तो 8वां जो इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ये पढ़ के। 8वां ये है कि इसको ध्यान से सुन लीजिए या नोट कर लेना। आलोचना में विधता को गौरवान्वित करने का विचार। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये नज़र ना आए तो थोड़ा इसको जूम कर लेना। वैसे मेरी बुक में भी नज़र नहीं आया था फ्रेंड्स ये, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा जा रहा है तो आप इसको देख लेना फ्रेंड्स। अब 9वां क्या है सिद्धांत, ये जो इसका प्रवृत्तियाँ हैं, शुद्ध कविता की वकालत। क्या है, शुद्ध कविता की वकालत। और 10वां क्या है, ऐतिहासिक समीक्षा का विरोध। तो ये थी इसकी प्रवृत्तियाँ, इस विशेषताएं फ्रेंड्स, और बाकी इसकी सीमाएं, उपलब्धियाँ, ये इसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको करा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स जैसे मैं चाहती हूँ आप, मुझे नहीं लगता है आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फ्रेंड्स मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और उनको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो आराम से मिल जाए फ्रेंड्स। और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।